चलिए आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आज बात करेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट 2 में। यहाँ तक हम बात कर लिए थे एसिड क्या है, बेस एंड सॉल्ट। थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। एसिड जो है एसिडस शब्द से हुआ है, इसकी उत्पत्ति। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, खट्टा पदार्थ। यानी जो चीज़ खट्टा लगता है उसको क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है, ये चीज़ हम जान गए थे। एसिड में दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जिसका अगर किसी जल में किसी अम्ल को जब घोलते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में, किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उसमें दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा, वीक एसिड उसको बोलते हैं जिसमें अगर एसिड को अगर वाटर सोल्यूबल में करेंगे तो जब उसमें सॉल्यूट होगा तो याद रखिएगा उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन जो उसका बनेगा तो उसमें से क्या आएगा, स्मॉल अमाउंट में, किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में आएगा क्या, हाइड्रोजन आयन की वहाँ पर कंसेंट्रेशन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ये सारा बात हम कर चुके थे। चलिए ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बेस है, तो बेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बता दूँ। जो बेस होता है ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए डेंजर भी है। ठीक है, जिनको चखेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए बेस को भी क्या है, पहचानने के क्या है, बहुत सारे क्या तरीके हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आर्हेनियस। उन्होंने क्या बताया कि जब बेस को जल में डालेंगे तो ये घुलेगा। बहुत सारे बेस नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो जब वो घुलेगा उसमें क्या देगा, OH निगेटिव आयन देगा, उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए थे आपको। अगर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसके लिए एक वीडियो बनाए थे, आप जाइएगा वीडियो में देखिएगा, एसिड एंड बेस सॉल्ट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ये पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक बात हम कर लिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए नीरज सर के साथ। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपका UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, ठीक है, UPSI हो, ठीक है, बिहार SI हो, जिसकी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, GS में आपको ये काम करेगा। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड। चलिए साइंस बैकग्राउंड का ये पार्ट है। चलिए आएंगे, ध्यान समझेंगे। हम बात करेंगे आज HCl में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, Cl है। दो एलिमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, हाइड्रोजन और Cl। इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान समझेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ह्यूमन यानी मनुष्य के पेट में आमाशय की दीवार से क्या होता है, ये इसका स्राव होता है और ये धीरे 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 हमारे क्या होता है, हमारे आमाशय की दीवार मान लीजिए समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर थोड़ा सा बायोलॉजी वाला टॉपिक की तरह समझेंगे, यहाँ पर ध्यान समझेंगे। यहाँ पर ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें क्या होगा, इसी में क्या निकलेगा आपका भाई, HCl निकलेगा और HCl थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर स्राव होगा। कहाँ है हमारा, ये है ना जी, स्टोमच है। यहाँ पर क्या होता है, HCl गैस का क्या होता है, HCl एसिड का क्या होता है, स्राव होता है। याद रखिएगा जब आवश्यकता से ज़्यादा, याद रखिएगा जब ये क्या होगा, आवश्यकता से ज़्यादा ये निकलेगा तो यही एसिडिटी बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिटी। यानी एसिड से ही क्या बनता है, एसिडिटी बनता है। याद रखिएगा पेट में कब्जिया हो जाएगा, धुआं ढेकार आने लगेगा ना जी, गैस वाला दिक्कत होता है मामला। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लेते हैं, इस स्थिति में हम लोग क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस। बेस का नेचर कैसा होता है, कड़वापन। आपने नाम सुना होगा इनो जल्दी से कीनो ना जी, काम करेगा सिर्फ 6 सेकंड में। तो मान लीजिए हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है, और हमारे इनो में क्या है, बेस है। और बेस में इनो जो होते हैं, मिल्क अपने मैग्नीशिया इसके यूज किया जाता है इनो बनाने में।
याद रखिएगा वो बेस है। तो अभी हम क्या बोले हैं, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक वो रिएक्शन होगा जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी कहने का मतलब हिंदी में बात बोले तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वहां पर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, जल बनता है, H2O बनता है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो हम आज बात करेंगे HCl, ठीक है, यानी हमारे क्या होता है स्टोमच में वो बनता है कौन, HCl। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना जी। अब समझेंगे ध्यान से, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा, यह हमारे पेटों में तो क्या होता है, निकलता ही है, साथ साथ देखिए ध्यान समझेंगे, ये एक हार्मोन का भी रूप काम करेगा। कैसे हार्मोन के रूप में काम करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। ये हार्मोन का रूप उस तरह से करेगा क्योंकि कोई भी जीव है, कोई भी जीव मान सकते हैं, जैसे मैंने कहने का मतलब क्या, जो वर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है ना जी, या उसको भी छोड़ दें, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली ना जी, गाय, मनुष्य, ये जितने भी हैं ये आ जाएंगे ना। तो उसमें अगर हम बात करें, उसमें HCl अम्ल का क्या होता है, स्राव होता है, उसमें कुछ अलग तरह से होता है। कैसे होता है ध्यान समझिएगा, अगर हम बोले कि कोई मनुष्य, कोई ह्यूमन कच्चा मांस खा ले, कैसा मांस, मांस जो है, मीट जो है, क्या ले खा ले, कच्चा खा ले, तो क्या हो जाएगा, उसका जो पेट है उस चीज को नहीं पचा पाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कहने में मतलब उसका क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उसको बीमारी भी हो जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में एंशियंट, आप पढ़िएगा एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बताया गया कि आदि मानव क्या थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस को ही खाते थे। तो देखिए आपका बॉडी है, आप इसको शुरुआत से कैसे स्टार्टिंग में इसको रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिपेंडेंट की बात है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपके नॉलेज खातिर कि ये बॉडी है, अगर आप इस चीज़ को जैसे एडॉप्ट करिएगा वैसा हमारा बॉडी हो जाएगा। मैं बात बोलूँ कि आज के दौर में न्यू जनरेशन्स में कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, अपवाद में कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में है लोग, अगर कच्चा मांस दे दीजिएगा तो उनका क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, या पेट वाला डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी नहीं कर पाता है कौन, यानी उसके अंदर कौन सा गड़बड़ी है, अम्ल का कौन सा मामला है सर, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका मामला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं आपको एक नॉलेज के मुताबिक एक और बात बता दूं, मजे की बात क्या है सर, मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोग तो पचा लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पचा सकते हैं। अगर कुत्ता 1 किलो मांस खा जाएगा कच्चा, तो क्या कोई मनुष्य खा सकता है, नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 तरह के होते हैं, समझेंगे तो। ये तो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन नॉलेज के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में भी 2 तरह की बात है, 2 तरह की बात है। बता रहे हैं क्या, कंसंट्रेशंस के आधार पर, यानी सांद्रता के आधार पर, यानी मनुष्यों की जो अंदर है, जो हम लोग पके मांस खाते हैं, उनको पचाने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी कंसंट्रेशंस क्या है, बहुत कम है। लेकिन वही जो कच्चा मांस खा रहा है, जानवर खा रहा है, जैसे बिल्ली खाती है ना जी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि मनुष्य कच्चे मांस को उतने बेहतर ढंग से नहीं पचाते हैं, जबकि उसी की अपेक्षा बिल्ली, कुत्ता बेहतर ढंग से पचा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही स्राव होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं होता है। तो सिंपल बात जानेंगे, उसमें क्या है, कंसंट्रेशंस की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, यानी लार्ज है। किसमें लार्ज है, तो याद रखेंगे डॉग में, कैट में, ठीक है, इसमें ज़्यादा बनता है, इसीलिए क्या होता है, ये कच्चे मांस को पचा लेते हैं। क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में क्या है, उनकी सांद्रता है, किसमें, डॉग में, कैट में, ठीक है, बिल्ली में, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। लेकिन वही मनुष्य है, यही ह्यूमन है, उनमें इसकी कंसंट्रेशंस क्या है, बहुत कम है। यही कारण है कि हम लोग कच्चा मांस को नहीं पचा सकते। अगर वही हमारा मान लीजिए बचपन से ही कच्चा मांस खाने के बाद क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेगी और उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं। आपने एक चीज़ और क्वेश्चन सुना होगा कि मनुष्य कंकड़ पत्थर को नहीं पचा सकता है, लेकिन वही शुतुरमुर्ग के नाम सुनेंगे, ऑस्ट्रिच के नाम सुनेंगे, वो कंकड़ पत्थर तो छोड़िए सर, वो शीशा को भी अगर खाएगा तो उसको डाइजेशन कर लेगा। यानी उसमें क्या है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या है,
कंसेंट्रेशन बहुत हाई लेवल का है, जो हमारे अंदर उस तरह का नहीं है। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो नेचुरल स्रोत है, नेचुरल जो सोर्स है वो क्या है, तो याद रखिएगा ह्यूमन के स्टोमच, जहाँ से वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब समझिए इसका लैब में भी प्रयोग है। कहाँ प्रयोग है, तो लैब में। तो जानेंगे लैब में कैसे प्रयोग है। याद रखिएगा लैब में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, उस चीज़ को तो नहीं जानना है मेडिकल वाले बच्चे, टाइट्रेशंस की जो रिएक्शंस कराना होता है वहाँ पर उसको यूज में लाते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ, एक नाम है एक्वा रेजिया, आपने नाम सुना होगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, ये एक्वा रेजिया क्या होता है, ये भाई ई है, ठीक है, अच्छा से बना दो, ई है, एक्वा रेजिया है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अम्लराज। क्या बोलेंगे, अम्लराज। देखिए ध्यान समझेंगे, अम्लराज एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एक्वा रेजिया। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, समझने वाली बात है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। इसके एक और नाम है, इसके एक और नाम है, वो भी जान लीजिए। इसका नाम है रॉयल एसिड। क्या नाम है, रॉयल, रॉयल एसिड, रॉयल एसिड है। ध्यान समझेंगे, ये रॉयल जो एसिड है इसको शाही अम्ल भी बोल सकते हैं। रॉयल मन नहीं होता है, रॉयल फैमिली, रॉयल यानी शाही, उसी तरह इसको बोलता है रॉयल, यानी ये अम्लराज है। समझेंगे ध्यान से, याद रखिएगा यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यार क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अकेला ही क्या होता है, एक्वा रेजिया नहीं बना सकता। रॉयल एसिड अकेले ये कुछ कर ही नहीं सकता सर, इसके अंदर ये पावर ही नहीं है, ये क्षमता ही नहीं है कि रॉयल एसिड बना ले। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, HNO3, जैसे ये नाइट्रिक अम्ल के साथ आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल के साथ आएगा, तो मेरे भाई यहाँ से ये एक स्पेशल एसिड बनेगा जिसका नाम है, अभी बताए हैं सर, उसका नाम है रॉयल एसिड। ये रॉयल एसिड क्या करता है, इसकी क्या कारण है सर कि हम पढ़ा रहे हैं। ये बहुत सारे BPSC UPSC ना जी, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है रॉयल एसिड, तो जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये रॉयल एसिड का प्रयोग सबसे ज़्यादा सोनार लोग करते हैं। कौन करता है, सोनार लोग करता है। याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा सोने के गहना देखे होंगे, लॉकेट हुआ, पायल हुआ, छागल ना जी, यानी कहने के मतलब जितना भी आप लोग ये सुनते हैं ज्वेलर्स वाला, याद रखिएगा इसका पॉलिश, पॉलिश माने उसके माने उस पर शाइनिंग, चमक लाने के लिए, क्या लाने के लिए, चमक। जो गहने होते हैं, गहने यानी बोले तो गोल्ड, गोल्ड सोना, ठीक है, इन सब पर चमक लाने के लिए किसका प्रयोग किया था, इसका प्रयोग किया। अब समझा रहा है कैसे, देखिएगा शादी ब्याह में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग क्या हो रहा है, बहुत सारे लड़की लोग होती है, जो औरत जात होती हैं, वो लोग क्या सबसे अधिक गहना का प्रयोग करती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सौंदर्य के खातिर महिलाएं क्या करती है, सजने संवरने के लिए सोना या आभूषण का क्या करते हैं, प्रयोग करती हैं। लेकिन वो आभूषण को जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है, यानी उसके ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मटमैला को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रयोग लाते हैं, पॉलिश मरवाते हैं ना जी। जिस तरह मान लीजिए कपड़ा हम पहने हैं, तो आज पहने हैं तो कल गंदा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, डिटर्जेंट से धो देंगे, लेकिन गहना डिटर्जेंट से नहीं धोएंगे, वैसे तो होगा नहीं, तो इसीलिए उसको एसिड को प्रयोग करते हैं, जाते हैं तो क्या होता है, पॉलिश वॉलिश मरवाया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। तो वहाँ पर रॉयल एसिड का प्रयोग करते हैं। तो रॉयल एसिड का जैसे प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, गहने या गोल्ड का कुछ परसेंट भाग, कुछ परसेंट भाग यानी अदर परसेंट, यानी अन्य परसेंट भाग क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो उसका भाग है, जो मिलकर क्या बना रॉयल एसिड, ये उसको क्या करेगा, उसके भाग को क्या करेगा, रगड़ के खत्म कर देगा, उस पार्ट को क्या करेगा, अंदर से ककोट देगा, एकदम ऐसे होता है ना, एकदम ककोट देगा और अलग कर देगा, आम भाषा में बोले तो, ठीक है, एकदम रगड़ देगा, और रगड़ के क्या आ जाएगा, नया परत आ जाएगा, जिससे वो क्या होगा, चमकेगा। याद रखिएगा, इसमें किसको ज़्यादा फायदा होता है, इसमें सबसे अधिक फायदा होता है गोल्ड वाले को, ज्वेलर्स को, सोनार को ज़्यादा फायदा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, महिला लोग को तो कोनो काम है नहीं,
यही सब करना है। लेकिन यार कि उसको फायदा हुआ, दूसरा का चीज़ पॉलिश मारा उसको फायदा हुआ। तो यार कि एक चीज़ और क्वेश्चन आता है इसमें, आपने नाम सुना होगा प्लेटिनम जो तत्व है बहुत कठोर तत्व है। पदार्थ की हम बात नहीं करें, अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा होगा, अब तत्व की बात बोले तो प्लेटिनम होगा। याद रखिएगा सबसे जो कठोर तत्व होते हैं जो प्लेटिनम, उसको भी ये अंदर अपने गला लेता है। सोना को डालेंगे तो सोना गायब हो जाएगा, ठीक है। लड़की सब गाना कहती है ना, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे। तो यार के वो खाली गाने में है, रियल लाइफ में नहीं है। तनी नाक में नथुनी भूला जाए तो समझिए उसके लिए मार हो जाएगा, कान में को भूला जाए उसके लिए हो जाएगा मार, यानी तरह का क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यार कि अगर इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसमें, अम्लराज में। समझ में आ गया, अम्लराज यानी कहने के मतलब धातु को क्या करते हैं, उसको सफाई में उसको क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ये चीज़ बन गया। अब समझेंगे ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है इसका कितना अनुपात होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका अनुपात होना चाहिए 3:1, यानी 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 1। समझते हैं ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा, 3 होगा। ये अनुपात का चिन्ह है, 2 बिंदियां है नो, याद रखिएगा, ठीक है। ये रखिएगा HNO3 है, ये कितना होगा, 1 रहना चाहिए। तो 3:1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 3:1। अब समझो ध्यान से, अगर हम बोले अगर अम्लराज है बनाना है तो अगर 3 लीटर क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो तो कितना नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए लीटर में, तो याद रखिएगा 1 लीटर। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 लीटर होगा तो नाइट्रिक अम्ल को कितना होना पड़ेगा, 1 लीटर। 3 लीटर 1 लीटर कितना का बना अम्लराज, 4 लीटर का बना। तो 4 लीटर का अम्लराज बनाने में हमें कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए और कितना क्या चाहिए, नाइट्रिक अम्ल चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई 3 लीटर रेशियो एंड 1 लीटर। समझ में आया कि नहीं है, ये बात क्लियर है। चलिए ये भी चीज हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनको दिक्कत होता है। बता रहे क्या दिक्कत होता है, कभी कभी बोलते हैं सर पेट में बच्चे हैं, ठीक है। तो पेट में जब बच्चे हैं तो सर जैसा मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, तो मुर्गा खाते हैं तो उसको कौन पचा लेता है, चिकन खाते हैं तो उसको कौन पचा लेता है, मांस को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन एजुकेशन बेहतर ना होने की वजह से बहुत लोग को दिक्कत होता है। बोलता है लोग कि पेट में बच्चा है वो भी तो थोड़ा सा मांस का बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। तो क्या हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, नहीं पचा लेगा, बिल्कुल पचा लेगा, एकदम उसको भात बना देगा बाबू, एकदम हलवा बना देगा। लेकिन याद रखिएगा उसके लिए अलग जगह होता है, यूट्रस बॉडी होता है। बच्चा कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस बॉडी में, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे, ये मत बोलिएगा कभी भी पेट में, ठीक है। पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसको बोलता है लोग गाँव देहात में कोख। क्या बोलता है लोग, कोख नहीं बोलते लोग गाँव में, हमारा कोखी में कहाँ से तू अइला, यानी कहने के मतलब उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बॉडी को, गर्भाशय को कोख बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ अलग मैटर है। ये बात समझ में आ गया, तो कभी भी कंफ्यूज में नहीं रहना। दूसरी बात हम लोग करेंगे, दूसरी एसिड की हम बात करेंगे। अभी एसिड ही चल रहा है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है मेरे भाई, एसिड ही चल रहा है। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड था। अभी बोले थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। दूसरा एसिड है यहाँ पर H2SO4। कौन एसिड है, H2SO4। ध्यान दियो, H2SO4 जो है इसका एक नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है, तो ध्यान से समझेंगे। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, ध्यान समझे, किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं ये भी जानना है। तो क्यों बोलते हैं इसको, तो आपको जान के हैरानी होगा, जो H2SO4 है इस अम्ल की डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है ये भी जान लीजिए। ये है मेरे भाई, जान लो ध्यान से, 1.83, ठीक है, 1.83 GM यानी ग्राम मिलीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना क्या इसकी डेंसिटी है, किसका, H2SO4।
इसी डेंसिटी के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ को किंग ऑफ एसिड। ये दुनिया का ऐसा एसिड है जिसकी डेंसिटी क्या बहुत ज़्यादा है। कितना है तो 1.83 यानी 83। ठीक है, इसको याद करने देखिए, याद रखिएगा कभी भी डाटा अगर मैं बोलूँ कि मोबाइल नंबर याद हो जाता है 10 को, ये 3 डिजिट का नाम नहीं याद हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है जानते हैं आपको? रीज़न क्या है? आप इसको डेसिमल में मत पढ़िए, आपको पता है ये डेसिमल होगा, लेकिन इसको याद रखिएगा ऐसे 183। क्या याद रखिएगा? 183। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये जो है यूनिट है, इसको याद करने वाली बात है 183। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऐसा भी नहीं आ रहा तो याद रखिएगा विराट कोहली के नाम सुनेंगे, जिससे क्रिकेट का किंग कहा जाता है ना। विराट कोहली जो है 183 रन किसके विरुद्ध मारा था? पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो मारा था ना 183, तो याद रखिएगा 183। ठीक है, एक के बाद क्या लगा देना 10.83 हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, हम ऐसे ही याद रखते हैं। देखिए जो मेरा दिमाग है ये अजीबो गरीबो तरीका से क्या करता है, याद करने की क्षमता रखता है। आप चाहोगे कि सीधा सीधा याद होता नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि हर एक सुबह में आप उठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं पढ़ने, शाम को आते हैं, तो बोलूँ कि कितने लोग मिले थे, बताएंगे नहीं बताएंगे। लेकिन आपसे पूछे बताइए कौन आपको है कि ज़्यादा याद है, तो कहिएगा सर खूब बढ़िया लड़की थी, एकदम मेकअप वो की थी। तो इस तरह का ये चीज़ याद रहता है। अजीबो गरीब कुछ लोग, अब बोलिएगा सर कुछ ऐसे लड़के थे जो कबाड़ी उबाड़ी उठा रहे थे, जिससे क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत है, बेचारे नहीं पढ़ रहे। बहुत सारा हमारे क्या है, वो भी हमारे देश के लोग हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम, उस तरह के लोगों को याद कर सकते। क्यों? क्योंकि माइंड जो है अजीबो गरीब तरीका से क्या करता है, याद करने का क्षमता रखता है। तो याद रखेंगे तो उसी तरीका से हम भी जानेंगे। ठीक है, तो H2SO4 याद रखिएगा, इसका प्रयोग होता है बैटरी में। आप लोग नाम सुनेंगे बैटरी। अब कौन बैटरी? पेंसिल बैटरी नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज। क्या बोलेंगे हम लोग? लेड स्टोरेज। क्या नाम होगा? लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी में इसका प्रयोग होता है। कौन सी बैटरी में? लेड स्टोरेज। याद रखिएगा आपने देखा होगा ट्रक देखे होंगे, ट्रैक्टर देखे होंगे, उस तरह का बैटरी होता है, उसमें क्या बोलेंगे? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से। ये भी क्वेश्चन आप लोग पहले कुछ दिन लगभग 10 साल पहले हम लोग छोटे छोटे थे, इतने बड़े बड़े, अभी 5-6 क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय सादा माने वाइट, ब्लैक एंड वाइट क्या था, टीवी चलता था। ठीक है, हम लोग बहुत टीवी के शौकीन थे, जाते थे इधर उधर देखने के लिए। दशहरा में चलता था ना जी, मूर्ति रखा था तो वहाँ पर, चाहे सरस्वती पूजा में, चाहे गाँव में, तो वहाँ पर बैटरी की व्यवस्था किया जाता। जाते थे लोग तो बैटरी की व्यवस्था करते थे। अब ये थोड़ा दे दीजिएगा बैटरी, तो उनको बयाना वना देकर आते थे लोग, पैसा वैसा देकर। तो बैटरी, तो उस बैटरी में तेजाब हुआ डाला हुआ रहता। क्या डाला हुआ रहता था? तेजाब। अब वही तेजाब क्या है भाई? तो वही तेजाब को बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। यानी उस तरह की जो बैटरी है उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आप लोग देखा होगा इन्वर्टर देखे हो, सिंपल हो छोड़िए ना, इन्वर्टर देखे होंगे। आज बहुत मॉडर्न एरा हो चुका है, आप उसमें देखिए इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना जी, तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी होता है। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर का गॉड कहा जाता है, वो लुमिनियस का प्रचार करते हैं। यानी लुमिनियस की बैटरी आपने देखा होगा, इन्वर्टर, याद रखिएगा। तो वो कैसा बैटरी है? लेड स्टोरेज बैटरी है। उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं H2SO4। अब देखिए ध्यान से, सिर्फ उसमें H2SO4 नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे क्या होता है H2SO4। तो उस तरह के बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या है, तो समझने वाली बात क्या है, दो चीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होता है डिल्यूट, उसमें होता है डिल्यूट वाटर, डिस्टिल्ड, डिल्यूट बोल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर। कौन वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। इसको हिंदी में बोलते हैं आसुत, हिंदी बोलते हैं आसुत जल, आसुत जल। ठीक है, क्या होते हैं? आसुत जल। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है,
इसमें कोई चार्ज वर्ज नहीं रहता है, एकदम क्या होता है, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं, उदासीन होता है, इसको बोलते हैं आसुत जल। अब समझेंगे ध्यान से। और एक तरफ होता है बैटरी में H2SO4, क्या होता है मेरे भाई, H2SO4, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान समझेंगे। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इनका जो परसेंटेज होता है, क्या होता है बैटरी में परसेंटेज, तो ये भी बात जानेंगे। याद रखिएगा, आसुत जल जो होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। किस अमाउंट में रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। तो समझेंगे कितना परसेंट, याद रखिएगा 68%, यानी 68% जो होता है भाग बैटरी वाले में आसुत जल होता है। अब बच गए इसमें कितना, हर एक चीज़ अपने आप में 100% मेरे भाई होता है ना, तो 100% में 80% हो गया, 68% हो गया, तो कितना बचा 32%, यानी उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है 32%। कितना होता है, 32%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बैटरी में कितना होता है, 32% सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी बात जानेंगे। हमने क्या सीखा, हमने सीखा सर H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, हाईली डेंसिटी होता है, कितना होता है, तो 1.83 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस तरह का किस तरह का बैटरी में होता है, तैयार किया लेड स्टोरेज बैटरी में होता है। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी में जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, 68% रहते हैं, और H2SO4 की मात्रा जो होती है 32% होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर एक मजे की बात क्या है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, तो इसको एक और नाम है, इसको एक और नाम दिया गया है। क्या आप लोग को इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, इसको एक नाम दिया गया है ऑयल, क्या नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्या दिया है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल याद रखेंगे। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। पूछता है कि किस तरह के एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिएगा, चाहे सेट मारिएगा, ठीक है, तो सेट मारिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा H2SO4। अब समझेंगे ये विट्रियोल क्या है सर, यूट्रियोल नहीं समझ आ रहा। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं वन लाइनर पढ़ाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, वो सीधे बताएंगे कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ है बुढ़ौती ले याद रखेगा, लेकिन क्या है आपको बोलते हैं, आपने रट लिया, ऐसे लूसेंट में पढ़ लिया, चाहे बहुत सारे द परफॉर्म बुक्स मिलते हैं पढ़ लिया, ठीक है, तो उस तरह के मैं बुक में पढ़िएगा तो ये भूल जाइएगा। आजकल क्या है, GS का बहुत बड़ा डिमांड है, ठीक है, तो इस तरह के बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो विट्रियोल क्यों बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। जहां पर भी आप बात आ जाए SO4, अगर जहां पर भी बात किया जाए SO4 की बात आ जाए, याद रखिएगा ये लवण है सर, क्या है, लवण, यानी सॉल्टी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सॉल्टी का काम करते हैं। और जहां पर SO4 लगा होता है, याद रखिएगा वो सब क्या होता है, विट्रियोल होते हैं। और इसी विट्रियोल को हम लोग बोलते हैं थोथा। क्या बोलते हैं, थोथा। क्या बोलेंगे, थोथा। क्या बोलेंगे बाबू, थोथा। बात समझ आ गया। इसी विट्रियोल को क्या बोलते हैं, थोथा। आप हमेशा याद रखिएगा जहां पर भी आ गया SO4 यानी सल्फेट आ गया, वो क्या होता है, विट्रियोल कहलाता है। अब समझेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये है H2। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजनीकरण, नाम सुने क्या आपने, हाइड्रोजनीकरण होते हैं वनस्पति तेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है, घी डालडा। आज के दौर में क्या हो रहा है कि हमने एक चीज़ देखा है, क्या होता है वहाँ पर सर, तो हमारी आबादी जो है अभी अरबों में है, करोड़ों में है कि नहीं है। लेकिन आप बताओ हमें, सब किसी को दूध चाहिए, सब किसी को क्या चाहिए, घी चाहिए खाने के लिए, रोटी में लगा के। अब बताओ इतनी आबादी है, कोई गाय नहीं पालना चाहता है, कोई बकरी नहीं पालना चाहता है, इतना घी का रिक्वायरमेंट जो हो रहा है, इतनी ज़रूरत है, उसकी नीड है। अब बताओ कहाँ से होगा, तो होगा नहीं होगा। तो याद रखिएगा वनों के द्वारा, वनस्पति जो होती हैं उनके द्वारा हमें घी की प्राप्ति किया जाता है, जिसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। और घी किसके रूप में होते हैं, ऑयल के रूप में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल, यहाँ पर समझेंगे बात को। विट्रियोल का मतलब बताया हो सर,
SO4 और यहाँ पर H2 जो है, H अगर हम लिखते तो यह हाइड्रोजन होता, ये एलिमेंट कहलाता, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, यही यहाँ पर हम 2 लिख दिए, इसकी एटॉमिसिटी कितना हो गया 2। याद रखिएगा हाइड्रोजन के गुणतानी जितना होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखा होगा, इसको बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं? अगर हम बोले कि H2SO4 में H की जो परमाणुकता है कितनी है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर 2 लिखा है, यानी हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और यही 2 हाइड्रोजन जो है, इसी के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अब सुनिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब सुनिए ध्यान से, इसका यूज भी है, H2SO4 का यूज भी है, जानेंगे कहाँ कहाँ है मेरे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यही है, आप बेहतर तरीका से पढ़िए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट्स भी बनाते रहिए, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और ये जो वीडियो है आप इसको देखिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए, वीडियो को क्या करते रहिए, शेयर। अब शेयर करने से क्या फायदा, देखिए कहा गया है कि नॉलेज जो है बांटने से 1 का 2 होता है, और 2 से क्या होता है, 3 होता है। जब आप इसको बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अब कहोगे सर अगर हम बता देंगे तो मेरा दोस्त तेज हो जाएगा। भाई देखो सिंपल बात, बहादुर उसको बोलते हैं ना, पहले क्या था, जो पहले के योद्धा थे, 2 योद्धा थे, तो मान लो ये वाले व्यक्ति लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, अगर मान लो इसका तलवार छूट गया और ये रखा है हाथ में तलवार, तो उस पर वार नहीं करेगा, बोलेगा नहीं उस व्यक्ति के हाथ में क्या तलवार नहीं है, मेरे हाथ में है, ये क्या होगा, छल होगा, तू भी तलवार लो तब आओ लड़ा। देखो अगर आपके पास भी क्या है वो नॉलेज है, मेरे दोस्त के भी पास क्या है नॉलेज है, और दोनों आदमी नॉलेज का प्रयोग करके सफल हो जाते हैं, तो क्या होगा, बेहतर बने। याद रखिएगा, वही जीवन में बेहतर इंसान बनता है, वही अधिकारी बनता है जिसके मन में क्या है, निगेटिविटी थॉट नहीं है, निगेटिविटी विचार नहीं है, एक वही IAS अधिकारी बनेगा। देखिएगा बड़े लोग जो होते हैं ना IAS अधिकारी नहीं बन सकते हैं, बहुत रेयर केस में। अगर मैं बोलूँ कि मजा कब है IAS अधिकारी बनने में, चाहे ऑफिसर बनने में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में, मजा कब है, जब आप गरीबी देखे हैं तब मजा है, ठीक है। आप उसकी कदर करिएगा, लेकिन उस चीज़ को आप लोग बेहतर समझ नहीं समझते, इसलिए क्या है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको बढ़ाइए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखें, बेहतर कीजिए। आपके लिए हम बताइए 12 बजे रात में, 11 बजे रात में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। हमको भी इससे फ़ायदा है। क्या फ़ायदा मेरे भाई, एक तो मेरा वीडियो रहेगा, इससे कुछ मेरा अर्निंग भी होगा, बहुत लोगों को सेवा होगा, एक अच्छा कंटेंट देने की बार बार मैं कोशिश करता हूँ, और ये बेहतर रहेगा। और आप भी पढ़िएगा, ठीक है। मैं भी अभी प्रिपेयर में लगा हूँ UPSC का, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बेहतर से समझेंगे। चलिए बात नहीं करेंगे फिजूल की, चलिए यहाँ पर आते हैं। अब इसका यूज है, H2SO4 का यूज है मेरे भाई, तो किस चीज़ में यूज है, तो ध्यान से समझना। इसका यूज है, एप्लीकेशन हमारे एवरीडे लाइफ में यूज क्या है, तो यूज है, आपने नाम सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर, नाम सुना है, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिएगा फायर ना जी, एक्सटिंग्विशर, क्या स्पेलिंग सही है क्या, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा, आग बुझाने वाला, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है चीज, क्या, सेफ्टी ऑफिसर, आपने देखा होगा। सेफ्टी माने क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग कैसे सेफ रखें, तो उसमें क्या होता है, आग लगता है। याद रखिएगा, एक आर्ट्स में पढ़ना है होम साइंस, वहाँ पर महिलाओं को, या ऐसे भी गांव में, ये सरकार को यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग पॉलिसी चलाना चाहिए कि जितने भी महिलाएं हैं खासकर उनको एक चीज़ का गाइड दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, किस चीज़ का, तैयार किया सेफ्टी का। जैसे मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे प्रयोग करना है ना जी,
यानी किसी भी तरह का यूज इसको आग से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या हो, मजबूत हो। अगर नारी मजबूत होंगी तो क्या होगा, हमारा समाज भी क्या होगा, मजबूत होगा। हमारा जो समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पर अगर पुरुष किसी तरह का गलती करते हैं, किसी का हरकत करते हैं, तो उनको समाज आकर नहीं बोलेगा भाई आपने ऐसा किया है, आपको ये होगा। लेकिन वही महिला किसी तरह का आपको गलत हरकत भी हो जाए, चाहे कुछ भी, घर में थोड़ा सा खाना ही बनता है ना, तो खाना में थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नहीं सोचेगा लोग कितना प्रेम से कितना मेहनत से खाना बना है, लोग बोल देगा ठंडे पुरुष लोग क्या कि महिला जो है किस तरह खाना बना, नमक आज तेज हो गया, उसकी मेहनत को नहीं समझेगा। अरे भाई कम बेस होता ही रहता है, यानी थोड़ा दिक्कत होता है। उसी तरह महिलाओं को अब बता रहे क्यों, क्योंकि आज के दौर में, आज के मॉडर्न एरा में इस चीज़ का एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं जो होती है रसोई में क्या करते काम करते हैं, कहीं गैस में लीक हो गया और उसमें आग धर लिया, तो अगर उनको पता है, अगर उनको पता है इसके बारे में, इससे सेफ्टी, इससे बचना कैसे है, तो अगर बचना है तो उनको नॉलेज रहेगा तो बच जाएंगी। लेकिन वही नहीं रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, क्या होगा, किसी दूसरे को पड़ोस में बुलाएंगे, और पड़ोस वाला क्या करेगा, शोषण कर सकता है या किसी तरह का बात हो सकता है। तो इस तरह का दिक्कत सामना होना। अब बोलेगा भाभी जी घर पे पहुंच जाएगा, लोग तो चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये हमारे ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये चीज़ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो यहाँ पर एक चीज़ पढ़ते होंगे, चाइल्ड एवर्सन्स पढ़ते होंगे, यानी ह्यूमन एवर्सन्स पढ़ते होंगे, यानी जो शोषण होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक हमारे समाज में उसकी जो इससे पीड़ित लोग हैं, वो सबसे अगर कोई है तो अपना ही पन है, यानी पड़ोस वाले हैं, बगल वाले हैं, तो लोग मौका का इंतज़ार करते, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब है, भरोसा खुद पर बन जाएगा तो वो ताकत हो जाती है, जब भरोसा दूसरे पर हो जाए तो आपकी कमजोरी बन जाती है। तो क्यों ना मैं अपने काम को स्वयं करूं और बेहतर हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग है, पता नहीं दूसरे क्या सोचते हैं वो, बट अलग बात है। तो समझेंगे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अग्निशामक, सिंपल बात जानेंगे। आपने एक सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर छोटा सा, तो वहाँ पर कुछ ऐसे बना होता है, उतना तो बेहतर नहीं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर ऐसे सिलेंडर टाइप का बना होता है, और ये हो गया आपका पार्ट, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा यहाँ पर बना होता है, ऐसे बोला, और यहाँ पर कुछ पाइप नुमा जो बने होते हैं पाइप की तरह, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से, यहाँ पर होता है मेरे भाई H2SO4, यानी यहाँ पर कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर हो गया H2SO4 है, और इसमें है यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? रुकिए थोड़ा सा हम साफ इसको कर रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझेंगे गंभीरता से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ध्यान समझेंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये H2SO4 है, ठीक है। दो अंदर तह बना होता है, लेयर कितना होता है, 2 होता है। एक अंदर में क्या होगा, H2SO4 रहता है मेरे भाई, जो बाहर वाला जो आउटर जो रहता है लेयर, उसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसकी जो नेचर है, ये बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर। और ये जो इसका नेचर है, ये क्या, एसिडिक नेचर, यानी हिंदी में कहने का मतलब हुआ, जो H2SO4 है ये अम्ल है, इसकी अम्लीयता क्या है, बड़ी है। और यहाँ पर जो है NHCO3 है, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, आम भाषा में बोलते हैं खावा सोडा ना जी, तो इसका व्यंजन में प्रयोग करते हैं, वही चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, इसका नेचर क्या है, बेस है। ये दोनों आपस में आएगा तो रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा तो देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सोडियम है, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, सोडियम है। देखो ये सोडियम है ना, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सोडियम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सुनो, यहाँ पर बनेगा N2SO4, ये N2, अब ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं बताएंगे, रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान समझे। ये तो रिएक्शन हो रहा है, आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको ये सर ये रिएक्शन कैसे हो गया। रिएक्शन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया भी है, रिएक्शन क्या होता है,
और रिएक्शन कैसे कैसे क्या होता है, कैसे बैलेंस हो जाता है, तो ये सारा इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। सिंपल बात जानिए, यहाँ बनेगा Na2SO4 बनेगा, ठीक है, और बना प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? H2O बनेगा, और वहाँ से एक चीज़ गैस निकलेगा, जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझेंगे ध्यान से, ध्यान समझो। यहाँ पर है सोडियम, है ना मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम तो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? SO4 है, यहाँ पर भाई मेरा क्या हो गया? SO4 हो गया। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एगो 1H है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 2 यहाँ पर क्या हुआ है? H2 है, यह हो गया H हो गया, H2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? H2 हुआ। अब समझो ध्यान से, इस ये फार्मूला हमने जो लिखा है, यहाँ पर देखो इसमें कार्बन है, ऐसे देखो CO3 है ना, ऐसे देखो पूरा बता रहे हैं, सोडियम है, बाइकार्बोनेट, ये ना है, तो N है तो क्या है मेरे भाई? N है, सोडियम है, ठीक है, टूटा है तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रिएक्शन किया है, और ये देखो हाइड्रोजन ये वाला है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? H2 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो ये कार्बन है मेरे भाई, अब कार्बन के साथ कौन इंक्लूड है? तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? इंक्लूड है। देखो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, परमाणुकता कितनी है? तो सर यहाँ पर इसकी परमाणुकता कितनी है? तो 3 है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, समझने वाली बात क्या है, इस H2 के साथ देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी जुड़ा है, यानी ये ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं है? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। एक ऑक्सीजन वहाँ पर जल बनाने में चला गया है, जल बनाने में चला गया तो एक तो वो हो गया, और जब 3 था तो एगो जल बनाने में चला गया, तो बचा को 2, तो कार्बन दिया है नहीं दिया है? तो कार्बन है तो कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन एगो चला गया, 3 गो था, एगो चल गया, तो कगो मेरे भैया रे, देखो ना भाई H2 है, तो H2 में देखो ना, H2 में क्या? हाइड्रोजन तो 2 है पहले से, लेकिन इसके पास क्या हुआ है? एक ऑक्सीजन चला गया है, तो 3 गो था, एगो चला गया, तो कगो हुआ? एगो, बचा कगो? 2, ये हो जाएगा CO2। और हमको मतलब किससे है सर? यही ना है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो अगर कोई फायर है उसमें क्या करेगा? उसमें किसी भी फायर को जलने के लिए क्या चाहिए? कोई फायर है, फ्लेम दे रहा है, तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? आपने जाना होगा, आपने क्या जानते होंगे? ऑक्सीजन का। किसका होता है भाई? ऑक्सीजन का। देखिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई फ्यूल है, फ्यूल बोले तो ईंधन, फ्यूल बोले तो ईंधन, कोई चीज़ जल रहा है, आग जल रहा है, लकड़ी जल रही है ना जी, आदमी जल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल की बात कर रहे हैं। तो फ्यूल जल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में जलेगा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो, तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे वहाँ पर हम क्या करेंगे? CO2 संपर्क में जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, और वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? मिलेगा नहीं, उस वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, वहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और वह आग क्या हो जाएगी? आसानी से बुझ जाएगी। तो अग्निशामक के यंत्र में क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा दाबने वाला होता है, ऐसे प्रेशर, जैसे आप दाबिएगा तो H2SO4 भी निकलेगा बाहर, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बाहर निकलेगा, और जैसे बाहर निकलेगा ये निकलेगा तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन होगा तो किससे हमको मतलब है सर? तो मतलब है हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर माचिस की तीली जला रहे हैं, मान के चलिए सपोज दैट ये जल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो क्या करेगा? इसको आसानी से कैप्चर कर लेगा, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आसानी से बुझा देगा। क्या हो जाएगा? बुझा देगा। आपको अगर सर माचिस की तीली से फूंक देंगे तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई समझाने के लिए बोले हैं, एक आग का ले लो, ठीक है, तो इसका हम लोग बोल रहे हैं प्रयोग करने के लिए, समझ में रखते हैं। इसको सेफ्टी ऑफिसर में लोग काम में इसको प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह की आपको नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अच्छा भी लग रहा होगा, थोड़ा सा हम सीरियस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा आजकल जरूरी है। आज रगड़ के मेहनत नहीं करोगे ना भाई, तो दूसरा को रगड़ के चल जाएगा, यार रखिएगा। और जब रगड़ के जाएगा ना, तो आपके अंदर क्या जाएगा? स्क्रैच, स्क्रैच हो जाएगा, तो उसको भरने के लिए, रिपेयर करने के लिए जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए जानबूझकर
आप अपने आप को क्या कर लीजिए, रिपेयर एक बार हो जाइए, नहीं तो जीवन भर क्या करना, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तैयारी एक बार होता है, ठीक है। दुल्हन एक बार नहाती है और 4 हाली क्या होती है, कपड़ा लांगा वांगा चेंज करती है। तो वही चीज़ है, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ बेहतर बनना पड़ेगा। उम्मीदें अपने आप से किया जाता है, दूसरों से नहीं। सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक और हम बात करेंगे, समझिए ध्यान से। बात क्या करना है तो समझेंगे ध्यान से। कोई भी फायर है, फायर, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे आइडियल फ्यूल, नाम सुनेंगे, क्या नाम सुनेंगे, आइडियल फ्यूल, जिसको उत्तम ईंधन, वैसा ईंधन जो सस्ता मिले। देखिए 3 चीज़ होता है आइडियल फ्यूल के, 3 क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये रखना है, तो जो आसानी से मिल जाए, क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। दूसरी चीज़, जो ज़्यादा महंगा ना हो, यानी कहने का मतलब सस्ता हो, जिसका ज्वलन ताप क्या हो, बहुत कम हो। समझिए ध्यान से, सिंपल बात। आइडियल फ्यूल होने के लिए क्या चाहिए, तो पहला चीज़ होना चाहिए जो सस्ता मिले, वह आइडियल फ्यूल का लक्षण होगा। और दूसरी चीज़ जो आसानी से मिल जाए। तीसरी चीज़ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम हो, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। तो आपका आइडियल फ्यूल अभी एक क्या है, एक ही वो है, इसका नाम है एलपीजी। क्या नाम है मेरा भाई, एलपीजी है, ठीक है। ये समझ जाइएगा, अभी मत कहिएगा सर एसिड बेस बता रहे कहाँ चलेगा, आपको ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी में बहुत सारा चीज़ है, एलपीजी पे भी वीडियो बना देंगे, उस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मिटा दे क्या, समझ में आ गया। चलिए इसको आगे बढ़ते, ठीक। तो यही सारा चीज़ है, जलाने के लिए क्या चाहिए वो चीज़ जरूरी है। आप समझेंगे यहाँ पर H2SO4 का भी यूज है। एक और है, आप नाम सुना होगा H2SO4, आपने एक चीज नाम सुना होगा एसिडिक रैन। क्या नाम सुनेंगे, एसिडिक रैन या एसिड रैन। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा ना जी, समझिए गाना सुना है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा। तो पानी में आग लगता है कब, जब H2SO4 का वर्षा होता है तब, ठीक है। तो समझेंगे क्या है एसिडिक रैन। तो याद रखिएगा, तरीका समझिए ध्यान से। तरीका क्या समझना है, तो H2SO4 का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि जो बादल बनते हैं, आपने नाम सुनेगा मानसून, मानसून में सुनते हैं ना, जब पहली बार वर्षा होती है मौसम की ना जी, जब बरसात के दिन आए तो मौसम जो होता है, पहली बार जो बारिश होता है उसको मानसून बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है, पॉल्यूशंस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में, कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता है, कोई हमारे एनवायरमेंटल के लिए काम नहीं करना चाहता है, सब कोई चाहता है डेवलपमेंट हो। कहा गया है कि जितना विकास होता है उतना जल्दी विनाश भी होता है। विकास और विनाश दो ऐसे पड़ाव है जो एक साथ चलती है, दोनों क्या चलती है, एक साथ चलती है। उसी तरह आज इतना डिजिटल युग हो गया है, आज इतने मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, इतने फैसिलिटी बढ़ गई है, कल कारखाने बढ़ गए हैं, तो जो उससे फॉग निकल रहा है, जो यहाँ से क्या निकल, एयर में जो निकल रहा है क्या बोलते हैं, ज्वलनशील क्या हो रहा है, गैसें निकल रही है, वो क्या होती है, बादल का रूप लेती है। किसका रूप लेती है, बादल का रूप लेती है। जब वो बादल क्या होगा, बारिश होगा तो पानी निकलेगा ऐसे, वाटर ड्रॉपलेट निकलेंगे, और जो ये अर्थ है, जो ये क्या है, अर्थ है, यानी जो लैंड है, जमीन है, इस पर गिरेगा। तो आप बताओ, प्रदूषण हुआ ना, तो प्रदूषण क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा, क्लाउड्स का रूप लेगा, बादल का लेगा, और वही बारिश होगा, वो अर्थ पर पड़ेगा, और यहीं पर बहुत सारे क्या हैं, जीव रहते हैं, यहीं पर हम लोग भी निवास करते हैं, और यहाँ पर होगा। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, एसिड रेन के द्वारा इसका पीएच बदल जाएगा। पीएच का मतलब बता दिए थे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पेंटोज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, यानी यार कि हाइड्रोजन वहाँ पर अपना क्षमता दिखाएगा कि मेरे अंदर कितना एनर्जी है। तो ध्यान समझो, दिखाएगा यार कि पीएच में क्या हो जाएगा, लैंड में चेंजिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन क्या उपजाऊ है तो अम्लीय वर्षा होगा,
यानी उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अब समझते हैं, थोड़ा सा भूगोल वाली बात आते हैं। भूगोल वाली बात क्या करते हैं, मान लीजिए लैंड है, ये मान लीजिए लैंड है। लैंड कब उपजाऊ होता है ज़्यादा, कोई खेत कब उपजाऊ होता है ज़्यादा, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। आपने नाम सुना होगा, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो दलहन वलहन वाले जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं, और जिसके कारण उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। या इस बात को छोड़ दीजिए, आपने नाम सुना होगा ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनते हैं, तो मान लीजिए कोई बगीचा है, गार्डन है, मान के चलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बगीचा है, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, तो जो पेड़ के पत्ते टूट रहे हैं और वो टूट के जमीन पर गिरेंगे, वो सड़ेंगे, तो वो जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर क्या बना लेंगे, सतह बना लेंगे, और सतह बनाएंगे, लेंगे सड़ और गल कर एक सतह बनाएंगे, और इसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। यानी उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, उर्वरक शक्ति उसमें ज़्यादा आ जाएगा ना जी। तो अब समझेंगे ध्यान से, ये उपजाऊ है, लेकिन अम्लीय वर्षा होगा, इसके अंदर के जीवाणु को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो जब नष्ट हो जाएंगे तो क्या भाई वो मेरा होगा, बेहतर तरीका से वो उपजाऊ होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यही क्या होती है, भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है। आपने गाना सुना होगा, कब आएगा मेरे बंजारे, चाहे आपने ये भी गाना सुना होगा, यूं मिला है जैसे बंजारे को घर ना जी। तो कहने का मतलब वही चीज़ है, ठीक है, बंजारे को घर, तो बंजार भूमि हो जाती है, दिक्कत होता है। तो याद आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या प्रभाव है। पहला चीज़ आपकी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी बोले तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो प्रभाव होगा। क्या होगा, इकोसिस्टम आपका डिपेंड जो है, वो आप इकोसिस्टम है, वो क्या होगा, पूरा प्रभावित हो जाएगा। जो जलीय जीव है, मछली पालन कर रहा है, तो मछली पालन नदी में, तालाब में हो रहा है, बहुत सारी नदियों में होती हैं ना जी, समुंदर है। तो याद रखिएगा, जब अम्लीय वर्षा होगा तो अम्लीय वर्षा उस पानी को क्या करेगा, खराब कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। जो जानवर हैं, बारिश होता है तो कितनों बारिश होगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो बाहर क्या होता है, पानी पड़ जाता है, तो हम लोग छतरी लगाते हैं ना बारिश से बचने के लिए। तो क्या होता है, अगर ये अम्लीय वर्षा अगर हमारे बॉडी पर गिर जाए तो ये जला देगा। ये तेजाब है सर, H2SO4 क्या है, तेजाब है, इसको इसी को तो तेजाब बोलते हैं। यही क्या है, तेजाब। बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, इसकी सांद्रता रहती है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो इतना ज़्यादा इसकी पावर होती है कि वो हमारे के लिए क्या करेगा, नुकसान करेगा। उसी चीज़ को बेहतर ढंग से हम समझने के लिए ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जानो, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो आपने नाम सुनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी सल्फर, इस माने क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। पारगम्यता मेरे भाई कितना है, 2 है। तो 2 होता है तो डाई लगता है, 1 होता है तो मोनो होता है। तो 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई। ऑक्सीजन है तो हो जाएगा ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड बनाता है, यार किसी नाम होगा सल्फर डाई। यानी वायु प्रदूषण होगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, प्रदूषण के रूप में जाएंगे, बादल बनेंगे, और ये बादल बनेंगे तो बारिश का रूप लेंगे, और ये जमीन पर गिरेंगे तो जमीन के पीएच वैल्यू चेंज हुआ, जिसके कारण बंजर भूमि हुआ, उपजाऊ क्षमता खत्म हो गया। अगर शरीर पर पड़ेगा तो शरीर को जला देगा, जब जला देगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा पेपर में, कुछ दिन पहले नहीं, बहुत मतलब 20-25 साल की घटना है पहले की। उस समय हम लोग का भी उतना उम्र नहीं था, हम भी पढ़े थे इसको, ठीक है। याद नहीं है कहाँ पर इसका स्रोत है पढ़ने का। अमेरिका में एक बार बारिश हुआ था, ठीक है, अमेरिका में बारिश हुआ था, तो वहाँ पर तेजाब की बारिश हुआ था, ठीक है। बहुत सारे पेड़े झुलस गए थे, ऐसा आया था न्यूज़ में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड के। इसके अलावा एक चीज़ और होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या नाम होता है उसका, नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, इसके भी द्वारा होता है। तो 2 चीज़ें होते हैं। पहला चीज़ जानेंगे, एसिड रेन किसके द्वारा होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और N2O के कारण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 2 ऐसे कारक हैं, एजेंट हैं, जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होता है। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच पैमाना क्या होता है मेरे भाई। तो अम्लीय वर्षा का पीएच जो वैल्यू होता है,
पीएच वैल्यू होता है, आप हमेशा याद रखिएगा 5 दशमलव कितना होता है 6 होता है, 5 दशमलव क्या होता है 6 होता है। समझेंगे ध्यान से, याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका कैसा है तो देखिएगा, बारिश होता है ना, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखना है, तो जो बारिश की पानी होती है वो पानी की ऐसे छट छट की आवाज़ आती है। अगर मान लीजिए हम हैं, छतरी लगाए हैं, अपने गाना सुनोगे ना, छतरी न खून बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में, ठंडा लग जाएगा बबली, सर्दी जुकाम हो जाएगा, पापा के परी लो ध्यान दो। अब समझो, मान लो छाता लगाए तो छाता पर देखिए साउंड आता है, छट 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 आता है ना, यानी पानी, पानी कैसा आवाज़ आ रहा है, छट छट का। पानी की आवाज़ कैसा आ रहा है, छट छट का, छट छट का आवाज़ आ रहा है, छट छट। पानी की आवाज़ कैसा आ रहा है, पानी का छट छट का आवाज़ है बारिश का। तो याद करने का ट्रिक क्या आ जाएगा, प से पानी प से 5, यह रहेगा प से पानी प से 5, और छट छट की आवाज़ आ रहा है तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा बाबू 6। तो कोई पूछेगा कोई पूछेगा एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा बारिश के पानी कैसे करता है, छट छट करता है। तो छट छट करेगा तो क्या बोलिएगा 5.6, पानी से 5 छट छट मानो 6, यानी 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे याद रख सकते हैं। ये तरीका आपको देसी है, बता दिए, ये भी सारा चीज़ होता है। अब समझो, यहाँ से बहुत तरह के दिक्कत होते हैं। अब समझिए ध्यान से, ये तो हुआ पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। अब समझिए स्किन कैंसर भी हो जाएगा, हाथ में चकता चकता घाव हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा किसके द्वारा है, एसिड के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है मेरे भाई, एसिड के द्वारा है। बात समझिए तो बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैसे एसिड रेन चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे, मिटा देते हैं, ठीक है। दूर तुमसे रहूं तो है बेचैनी, हो न जाए कहीं जिसे जुदा हो न जाए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखिए, अपने नाम अभी बोले हैं N2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे प्रभाव डालेगा, तो देखिए ये क्या है मेरे भाई, जल है, H2O है ना। तो देखो ध्यान से, ये H है, ये O है, ये N है, वो क्या O2 है। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये रिएक्शन करेगा जल के साथ। N2O किसके साथ रिएक्शन करेगा, अरे भाई बादल बनेगा ना, बादल से क्या निकलेगा, टप टप पानी, पानी छुएगा तो पानी निकलेगा। तो पानी क्या निकला था, प्रदूषण से क्या निकला था, नाइट्रिक ऑक्साइड निकला था, नाइट्रिक ऑक्साइड निकला था ना। तो वो जल से रिएक्शन करेगा और बना लेगा HNO3। क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। और नाइट्रिक अम्ल भी क्या होता है, डेंजर होता है। ये भी एक तरह का समझिए तो क्या है, डेंजरस है। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे अम्ल जो राज होते हैं, अम्लराज में किसका प्रयोग होता है, HNO3 का, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या किया था, रिएक्शन मिलकर किया था। तो यहाँ पे यार रखिए नाइट्रिक अम्ल, ये भी बहुत डेंजर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो ये सारा चीज़ होता है। ये किसके साथ रिएक्शन किया, जल के साथ। यहाँ पर फिर से समझेंगे, यहाँ पर है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये जाएगा तो देखो मेरे भाई क्या करेगा, ये H2O है ना, H2O, ये H2O बोले तो जल, ये देखो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, प्रदूषण के कारण हुआ है। बादल बना, बादल हुआ तो बारिश हुआ, बारिश हुआ तो बारिश के पानी से रिएक्शन करेगा और ये तेजाब का रूप लेगा और बना देगा H2SO4। और H2SO4 कैसे बनाया मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा। H2 है तो H2 है, SO है तो SO है, O2 है तो O2 है, और ये एक है तो ये क्या होगा, 3 होगा। लेकिन कुछ इसमें और ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इसको 4 कर देता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं H2SO4। नहीं समझ में समझा रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं उसको, अवकरण, यानी रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रिडक्शन। यार क्या है, रिडक्शन के कंडीशन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, बाहर निकलेगा, बाहर। तो बाहर निकलेगा तो देखना भैया, अभी क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 है, ये यहाँ पर SO4 है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हुआ, यानी हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अवकरण। अवकरण के कंडीशन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बाहर निकल रहा है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 2 गो, यहाँ पर कगो, 1 गो, 2 गो, 1 गो, कगो, 3 गो। तो जब 3 गो हुआ, यहाँ पर 4 कैसे हो गया, तो समझना ध्यान से, जब रिडक्शन होता है ना, वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो 1 गो निकलेगा कहीं,
तो वही क्या हो गया, 3 से क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पर। ये कंडीशंस, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करने नहीं आए हो, आप यहाँ पर बेसिक जीएस पढ़ने आए हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड है मैं उसको बेहतर तरीके से आपको साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं हम, ऐसी बात नहीं है। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, H2SO4, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है। तो ये चीज़ें हैं, और यही चीज़ क्या करती है, अम्लीय वर्षा मेरे भाई कराती है। अब देखिएगा, जिस जमीन पर, ध्यान समझिएगा, लैंड में, जिस लैंड में, जिस भूमि पर, जिस पृथ्वी के एरिया पर अम्लीय वर्षा होती है, वहाँ के पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है। वो जमीन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, गांव देहात में कुछ चीज़ देखे होंगे, लहसुन के खेत में लोग राख ही छींटता है। राख समझते हैं, राख, राख लकड़ी का जल जाएगा, अच्छा है, गोबर गोईठा होता है गाँव देहात में, चिपरी उपरी पत्ता लो, तो उसका राख होता है, तो उसको राख को छिड़कता है लोग। क्यों, उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए मेरे भाई। अम्लीय अगर जानबूझ के कभी हुआ होगा, ड्यू गिरता है, ड्यू बोलते ओस गिरता है ना, तो जब ज़्यादा प्रदूषण होगा उसके भी कारण क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ओस जब गिरेगा तो उसके द्वारा क्या होगा, उसके पीएच में बदलाव आएगा। तो उसकी वजह से बचने के लिए उसमें क्या करते हैं लोग, छिड़कते हैं लोग। या आपने एक चीज़ और मैं बता दूं आपके नॉलेज के खातिर, बहुत सारे जो बंजर भूमि है उनको बचने के लिए, जहाँ पर बारिश होता है लोग पहाड़ी वहाड़ी इलाका में, यानी वहाँ पर अम्लीय वर्षा होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि बहुत सारे अगल बगल में क्या होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री होती है ना, जो भी फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, उस जगह पर उसको स्थापित किया जाता है जहाँ पर, एक मिनट रुकिए, चलिए हम समझे वीडियो रुक गया, लेकिन रुका नहीं है, चल रहा है। देखिए आप क्या होता है, इंडस्ट्री जो होता है उसको क्या होता है, उस जगह पर स्थापित किया जाता है जो भूमि उपजाऊ नहीं है। अगर भूमि उपजाऊ जगह पर अगर हम इंडस्ट्री को लगाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना जी, यानी वो क्या है, उपजाऊ क्षमता वाली है। याद रखिएगा, बहुत सारा दिक्कत हो गया। अगर आप घर उपजाऊ वाले जगह पर बना रहे हैं, तो अगर कोई FIR कर दे तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत तरह के सरकार पॉलिसी चलाई है, बस कमी है किसकी भाई, तो मेरे समाज में एजुकेशन की कमी है। वो एजुकेशन की कमी कब दूर होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा ही है जो आपको अधिकार दिलाएगा समाज में, कहीं भी, हम हो या आप हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अगर जहाँ पर लैंड है वहाँ पर अम्लीय वर्षा हुआ है, तो उसके अम्लीयता को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए, वहाँ पर जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। ये याद रखिएगा पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर कोई जमीन बंजर है या बंजर होने के कगार पर है, या अम्लीय वर्षा उस जमीन पर हुआ है, तो उस अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पर क्या छिड़केंगे, चूना होना। तो याद रखिएगा, इसके अलावा याद रखिएगा, चूना नहीं देगा तो याद रखिएगा जिप्सम, क्योंकि जो जिप्सम का जो नेचर होता है वो क्या होता है मेरे भाई, बेस नेचर का है। अभी बताया है अम्लीय वर्षा कैसा है, एसिडिक है, एसिड वाला है, और जिप्सम जो क्या है, बेस है, और दोनों मिलेगा तो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आप हमें बताओ वो लैंड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और लैंड वो जैसा ही न्यूट्रल होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, उपजाऊ वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा तो बोलो हाँ। अच्छा, आपने देखा एक चीज़ और, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में, बसंत पंचमी में, जब पेड़ों में, आम के पेड़ों में मोजर लगता है, मंजर लगते हैं, तो याद रखिएगा जो मोजर लगता है तो उसके पेड़ों के जो नीचे जो वाला भाग होता है, मान लीजिए ये पेड़ हो गया आम का, समझिए ध्यान से, तो इसके इस वाले पार्ट में, ये जमीन वाला पार्ट में, इसमें पेंट किया जाता है, चूना से ऐसे ऐसे पोता जाता है। तो पेंट किया, एक तो देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, इसमें जो जीव हैं, जो बाहरी जीव हैं, जैसे दीमक उमक बोलते हैं, चींटी ओटी हो गया, उसमें क्या होगा, इसको खोखला नहीं करेगी, इसमें प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि इसमें फल लगने वाला है। एक चीज़ तो ये चूना जो मारा जाता है वो देखने में भी सुंदर लगता है, और चूना के जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा मेरे भाई, बेस नेचर हो जाएगा, ठीक है। और मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीय के प्रभाव को कम कर देगा कौन, बेस, ये न्यूट्रल कर देगा। तो फल आता है तो उस पर लोग ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वही चीज़ है, पेड़ पौधों को भी पेंटिंग किया जाता है नीचे, तो ये मत कि सुंदर दिखने के लिए नहीं, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक तो सुंदर दिखेगा ही मेरे भाई, लेकिन उसके अलावा उसके साइंस से भी रिलेटेड है, यानी उसके अम्लीयता को बचाया जाता है, उसके अम्लीयता को रोका जाता है, ठीक है कि नहीं है। चलिए ध्यान समझ में आ रहा मेरी बात।
तो ये सारा चीज़ कंसेप्ट बना हुआ है, तो इस चीज़ को बेहतर तरीक़ा से हम लोग जानेंगे। एक वीडियो और मैं डालूंगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में लास्ट में बताऊंगा, जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इम्पोर्टेंट उनको हम क्या करेंगे, बाखूबी ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। अब समझेंगे मेरे बात ध्यान से, अब समझेंगे ध्यान से। एसिडिक रैन के कारण ही ताजमहल, आपने नाम सुना होगा, दुनिया के आश्चर्य में से एक ताजमहल, कौन भाई, ताजमहल, ठीक है। वो ताजमहल मत समझिएगा, ठीक है, चाय वाला ताज, क्या ताज है वो वाला नहीं, ताजमहल, ठीक है, जो शाहजहां ने अपनी बेगम के प्यार की निशानी बनाया था ना जी, ठीक है। तो मुगल काल वाले शाहजहां की बात की जा रही है, ताजमहल बनाया था। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। ताजमहल जो है, मान के चलिए यहाँ पर बना हुआ है, सिंपल बात नहीं है, ताजमहल यहाँ बना है, इसके पीछे क्या होना है, यमुना नदी है, जमुना नदी के किनारे ये ताजमहल बना है। उसके बगल में बहुत सारे इंडस्ट्री है, ठीक है। ताजमहल कहाँ है मेरे भाई, तो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली के कहाँ पर है, तो आगरे में। तो आगरा में है तो आगराना नहीं है, ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा। दिल्ली का है तो सॉरी, ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। तो बच्चे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो भोजपुरी में बोला जाता है कहो ढेर आगरा के बड़ा का, यार ताजमहल देखने के लिए लोग क्या जाते हैं, आगरा जाते हैं, आगरा जाते हैं, तो कहाँ है, आगरा है। तो आगरा में है, तो वहाँ पर चमड़ा उमड़ का कारखाना है, वहाँ से क्या होती है, इंडस्ट्री से बहुत सारे धुआं निकलता है, जहरीली गैस निकलता है। उस जहरीली गैस में क्या है, CO2 है। और अभी हम बोले हैं वो बादल के रूप में जाएंगे, और वो किससे रिएक्शन करेंगे, जो बादल बनेगा तो पानी होगा, और ये जल से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये मेरे भाई बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। अब बताओ, ये बारिश जो होगा ताजमहल के ऊपर पड़ा, और जब ताजमहल के ऊपर पड़ेगा तो इसकी जो नेचर है, जो इसकी पहले की जैसे क्या है, नेचर है, क्या है, पहले की जैसे क्या है, नेचर है, ये नेचर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जो ये संगमरमर बना है, ठीक है, जो संगमरमर, जिस संगमरमर से ताजमहल बना है वो क्या है, वाइट है, लेकिन इसमें पड़ने के कारण इसकी वाइटपन जो है, इसकी जो उजालापन है, इसकी जो चमक है, वो धीरे धीरे क्या आ रहा है, उसमें पीलापन आ रहा है, यानी देखने में क्या हो, कमी आ रहा है। तो किसके कारण आ रहा है भाई, तो याद रखिए H2SO4 के कारण। ये अम्लीय वर्षा है। यही नहीं, बहुत सारी इमारत को दिक्कत करता है। आप पढ़िएगा ज्योग्राफी, UPSC फील्ड जो है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, वहाँ पर पढ़िएगा तो आपने सुनिएगा बहुत सारा कारक रहता है, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो दिक्कत करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो पानी पड़ा, दूसरी चीज़ धूप निकलेगा तो उससे भी दिक्कत होगा। तो इसकी जो नेचर है चेंज होता है रहता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होता है, एसिडिक रेन। एक बार SSC सीजन में ये क्वेश्चंस आए भी थे, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखकर बात को चलेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर एक और अम्ल की बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बोले तो याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल बोलते HNO3। क्या बात करेंगे, इसको HNO3 बात करेंगे, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब ये चीज समझेंगे, नाइट्रिक एसिड, इसका तो प्रयोग होता है एक्वारेजिया बनाने में, अभी बताए थे एक्वारेजिया बनाने में होता है। चलिए बता देते फिर से, अच्छा से पढ़े। एक्वारेजिया में इसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर बताते थे HCl होता है मेरे भाई, और क्या होता है, HNO3 होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिला। तो एक्वारेजिया में इसका तो प्रयोग हो गया। तो पूछेगा नाइट्रिक अम्ल का कहाँ प्रयोग होता है, तो एक्वारेजिया बनाने में, ठीक है। अब समझिएगा, इसका एसिडिक रैन भी इसी के कारण होता है, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा बात यहाँ पर समझेंगे। इसका प्रयोग होता है विस्फोटक बनाने में। क्या बनाने में, विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, एक्सप्लोसिव। क्या बनाने में, एक्सप्लोसिव। एक मिनट, विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव बनाने में होता है, विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब समझना ध्यान से,
कैसे? आपने नाम सुना होगा, ध्यान समझिएगा, आपने नाम सुना होगा TNT, नाम सुने क्या? TNT, TNT नाम सुना होंगे। TNT बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये सब विस्फोटक हैं, इसको लड़ाई और युद्ध में क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, वर्ल्ड वार सुने होंगे आप लोग, उसमें इसका प्रयोग करा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में आता भी है। तो टी से होगा ट्राई, टी से क्या रहेगा ट्राई, एन से होगा नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, टी से होगा टेलविन, क्या होगा टी से? टेलविन होगा, ट्राई नाइट्रो टेलिन हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो टेलिन। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग मिलाते रहिए भाई, थोड़ा सा पर ज़्यादा पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, ज़्यादा बोलना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको थोड़ा ना इंग्लिश पढ़ा रहा है सर, सिंपल बात नहीं। तो TNT में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका और भी प्रयोग होता है कहाँ पर, तो आप यार के TNF बनाने में प्रयोग होता है। इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, TNF का प्रयोग। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि TNT की खोज किसने किया, इसका डिस्कवरी किसने किया, तो या फिर जोसेफ, क्या नाम है भाई, जोसेफ विलबर्ड, ठीक है, किया था। इसका फार्मूला भी होता है TNT का, थोड़ा चलिए यहाँ पर बात करें। TNT का फार्मूला क्या होता है, तो यार रखिएगा C3H6, ठीक है, H6 हो जाएगा, N6 होगा, और O भी क्या होगा, 6 होगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ध्यान समझेंगे। एगो 3 है, एगो क्या है 3, कैसे याद रखेंगे 3? तो TNT में देखो कब है TNT, एगो लीटर दूगो क्या होगा 3, तो शुरुआत हुआ तो किसका 3, तो कार्बन इसमें कितना होगा 3 होगा। आप बताओ अब बताओ, हम लोग क्या करते हैं, TNT का प्रयोग क्यों करते हैं? तो दुश्मन का छक्का छुड़ाना है। क्या छुड़ाना है? तो छक्का, छक्का माने क्या यार के 6, तो यार के हाइड्रोजन भी कितना होगा 6, नाइट्रोजन भी कितना 6, ऑक्सीजन भी कितना होगा 6, तो याद रखिएगा सब में क्या होगा, छक्का छुड़ा दिए। तो TNT में कब लीटर है 1 2 3, इसलिए कार्बन 3 याद करने का ट्रिक है। और छक्का छुड़ाते हैं तो हाइड्रोजन भी 6, नाइट्रोजन भी 6, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको खोज किसने किया था? तो जोसेफ विलब्रेंड ने किया था, विलब्रेंड, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब समझिए ध्यान से। इसके बाद होता है TNF का नाम सुनेंगे, इसका भी होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। ठीक है, आपने RDX का नाम सुना होगा, RDX विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी फॉर्मूला होता है RDX का, याद रखेंगे। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, समझ में आ रहा है? इसका प्रयोग किया जाता है यार, कि इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। तो याद रखेंगे क्या, RDX का, ध्यान से समझेंगे। एक चीज मैंने गलत कर दिया है, TNT का फुल फॉर्म कुछ और होता है, थोड़ा सा देखें। TNT का फुल फॉर्म मेरे भाई होता है C3H5, ठीक है, H5 होता है, NO3 होता है, N3 होता है, और O6 होता है। ये होता है, गलती से मैंने बोल दिया था, ध्यान नहीं है। ठीक है, TNT का होता है C3H5N3O6, ठीक है, ये होता है। चलिए, गलती होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब रात के 1 बज रहा है, 12:30 हो रहा है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है ना भाई, तो थोड़ा भी मेरे भी मजबूरी तो समझिए। आखिर आपको बता दीजिए, ये थोड़ी नहीं कि गलत डाटा देकर चले गए, उस चीज़ को समझना है बेहतर से। और हम आपको जो फार्मूला बोले थे RDX, आपने नाम सुना RDX विस्फोटक बनाना, इसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, तो इसका होता है C3H6N6O6, इसका होता है। तो इसको भी याद रखिएगा कैसे, तो R में देखो 1 2 3, RDX में कितना लीटर है 3, यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका प्रयोग करते हैं दुश्मन का छक्का छुड़ाने के लिए, मारेगा बूम, खत्म। तो यार हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन भी 6, यानी छक्का छुड़ा दिया तो 6 6 6 6 हो गया, ये 3 हो गया। RDX 3 लीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर याद रखेंगे 3 यहाँ पर। ये चीज़ बताना चाहते थे, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा तो मेहनत ज़रूरी है, थोड़ा सा लेबर करना ज़रूरी है। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो यही चीज़ है। इसका केमिकल नेम भी पूछता है कभी कभी RDX का कभी कभी केमिकल नेम भी पूछता है, तो केमिकल नेम भी जानेंगे RDX का। थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझा जाए। RDX का फुल फॉर्म भी पूछता है, केमिकल नेम भी पूछता है। RDX का केमिकल नेम भी पूछता है। ठीक है, केमिकल नेम भी एग्जाम में आता है, तो याद रखना है। साइक्लोट्राइनाइट्रोमिथाइल, साइक्लो क्या बोलिएगा, साइक्लो, डी नहीं मेरे भाई, साइक्लो, साइक्लो, साइक्लोट्राई नाइट्रो मिथाइल। समझ में आया कि नहीं है? एक और भी होता है इसी में, ट्राइनाइट्रो एमाइन। ये जो टॉपिक है RDX वाला, ये आप 12th के केमिस्ट्री पढ़िएगा एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर ये चीज़ जानिएगा। तो आपको ये जानना है, वहाँ पर एगो पढ़ना है स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है एमीन है। तो उतना मत जानो, बस उतना ही जानो आपका जिससे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, नॉलेज नहीं बिटोरना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर हमको वही चीज़ पढ़ना है जिससे क्या हो जाए, मेरा काम चल जाए, तो दूसरे से पढ़ने से मतलब नहीं। तो एमाइन जब पढ़िएगा तो वहाँ पर पढ़िएगा ट्राइनाइट्रो एमाइन। मिथाइल ग्रुप भी पढ़िएगा तो वहाँ पढ़िएगा साइक्लोट्राइनाइट्रो। ठीक है, साइक्लो का मतलब होता है जहाँ पर चैन ऐसे बना है रिंग की तरह, जैसे आपने पढ़ा होगा बेंजीन, पढ़े हो ना, तो पढ़े होंगे तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो माने साइकिल की तरह चैन, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं साइक्लो। ठीक है, तो RDX का केमिकल नेम पूछेगा तो याद रखिएगा साइक्लोट्राइनाइट्रोमिथाइल। क्या बोलिएगा, साइक्लोट्राइनाइट्रोमिथाइल। ठीक है, और एक होता है ट्राइनाइट्रोएमाइन। आप ऐसे बार बार बोलिएगा तो याद आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब छोटे थे तो मेरी मम्मी बोलती थी, बोलो पप्पा मम्मी बोलते थे ना, तो ये चीज़ बोलने से आता था। आप बोलोगे तो हो जाएगा, 5 बार 2 बार 3 बार आराम से बोलोगे, बेहतर ढंग से आपके दिमाग में वो चल जाएगा। RDX का क्या होता है, केमिकल नेम होता है साइक्लोट्राइनाइट्रो, क्या हो जाएगा, मिथाइल ट्राइनाइट्रोएमाइन। सिंपल है। तो ये चीज़ आप जान गए बेहतर तरीका से, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब समझिए कुछ और भी एसिड है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझेंगे। अब एक ऐसा एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम सुनेंगे आप लोग, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है पहले जानिए। आपने दूध पिया होगा, दूध, मिल्क, इसको मिल्क को क्या बोलते हैं साइंस में, बैलेंसेड डाइट। ये बैलेंसेड डाइट है। जब हम लोग छोटे थे तो खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, माँ का दूध या दूध पीते थे। ठीक है, तो मिल्क में क्या होता है, दूध भी होता है, दूध जो होता है उसमें पानी भी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बहुत सारे मिनरल भी होते हैं, यानी कहने का मतलब सारा चीज़ होता है। तो ये एक ऐसा डाइट रहता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसेड डाइट, दूध बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दूध ना जी, भूल जाना दूध का कर्ज चुकाना है। तो बढ़िया से पढ़िए, जीवन में कामयाब बनिए, अपने माँ बाप को बेहतर खुशी दीजिए, पढ़ लेकर कामयाब बनिए और उस दूध का कर्जा उतर जाएगा, ऑटोमेटिक बात है। तो पढ़ेंगे तब ना, तब यार लैक्टिक एसिड, दूध। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, दूध से क्या बनता है, दही। यानी दही में मिल्क भी तो होता ही है, लेकिन मिल्क से क्या बनता है, दही। अब मिल्क को नमक मानो, ठीक है, सीधे मानो दही। जो कर्ड होता है, CURD, कर्ड, कर्ड मैंने बोले तो दही। जो दही होता है उसमें कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। अब एक चीज यहाँ से एक चीज और बता रहा है, चलो पॉइंट आ गया। बोले थे मिल्क वाला, तो जो दूध होते हैं उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये मत जानो,
याद रखिएगा, दूध की जो प्योरिटी है, जो उसकी शुद्धता जाना जाता है, एक मशीन होता है जिसका नाम है लैक्टोमीटर, यानी उसमें लैक्टो एसिड के कारण क्या होता है, एक यंत्र है, ये क्या है, मेजर करने वाला एक मशीन है, ठीक है, मेजर करने वाला क्या है, मेजरमेंट करने वाला क्या, एक मशीन है जिसका नाम है लैक्टो उसके क्या नाम, हाँ लैक्टोमीटर, जिसके द्वारा मिल्क की शुद्धता मापी जा सकती है, उसकी डेंसिटी को मेजर करता है, इससे पता चल जाएगा आप उसमें पानी डाला है कि नहीं डाला है, यानी शुद्धता पता चल जाएगा। तो याद रखिए, कर्ड जो होता है, दही होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होते हैं। अब समझिए ध्यान से, ये क्या होते हैं ये सारा चीज समझ में आ रहा है। याद रखिएगा, दूध जो होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या मिल्क में कुछ शुगर होता है, कुछ शुगर की मात्रा होती है, जिसके कारण दूध मीठा लगता है, ठीक है। दूध को चीनी नहीं डालिएगा, ऐसे पीजिएगा तो कुछ ना तो कुछ में उसमें मिठास आता है, यानी कहने का मतलब उसमें क्या है, कुछ शुगर है, उसको बोलते हैं मिल्क शुगर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सुनिए, मिल्क जो है अगर हम उसको पीते हैं तो उसको पचाता है, एक एंजाइम होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी वाला पढ़िएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर बताएंगे। इसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। ये रेनिन जो होता है वो दूध को पचाने का काम करता है, एंजाइम्स। समझ में आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा दूध कौन पीता है, बच्चा। तो बच्चा के पेट में सबसे अधिक क्या बनता है, रेनिन बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, रेनिन बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जान गया हम लोग। अब समझिए, देखिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे दूध नहीं पचता है, खाटी दूध दे दीजिएगा देसी, तो उनसे नहीं जाएगा, पेट झड़ने लगा, कहेंगे बाबू सब कैसे दूध दे दिए हैं बाबू, दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए वो भी होशियार होते हैं, जो ग्वाला लोग होते हैं, उसमें पानी मिला के देते हैं कि ठीक रहेगा तो चाचा बढ़िया से पियेंगे, पेट वोट खराब नहीं होगा, धोती रंग आएगा नहीं ना तो पियरे पियरे हो जाएगा ना जी। तो इसी चीज़ को बचने के लिए उसमें मिला देता है लोग, तो क्या होता है, दिक्कत नहीं होता है, वो चीज़ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही सारा चीज़ है। अब समझेंगे ध्यान से, ये लैक्टिक एसिड जो है कैसे होता है। तो मिल्क जो होता है, मिल्क जो मिल्क होता है, मिल्क से कैसे बनता है, कर्ड, दही, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जोरन। जोरन बोले तो थोड़ा सा खट्टापन क्या होता है, दही वाला जो होता है उसको डाला जाता है। तो यहाँ पर होता है एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अभी हम जाने लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, यू है और ये से, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं मिल्क को क्या इसमें बदल देते हैं, कर्ड में। यहाँ पर यह रखिएगा, एक चीज़ और मैं बता दूँ थोड़ा सा नॉलेज के खातिर। देखिएगा, जो दही जमता है ना, वो गर्मी के दिनों में तेजी से जमता है, ठीक है। इसका भी रीजन है, बता रहे हैं क्यों। लेकिन वही ठंडी के दिन में देर से। ठंडी में क्या होगा, उस समय क्या है, कोल्ड वाला एरिया है, कोल्ड टाइम है, उसकी जो टाइम है कोल्ड वाला है, यानी कैसा टाइम है, कोल्ड वाला। कोल्ड मैंने बोले तो ठंडा। तो ठंडे में क्या होते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया तेज नहीं होती है। फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज नहीं होती है। और जब तेज नहीं होगी प्रक्रिया तो वहाँ पर दही क्या होगा, धीरे धीरे जमेगा, यानी उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे काम करेंगे। आप हम आपसे हम पूछें, बताओ ठंडी के दिन में काम करो तो तुम काम तेजी में करोगे, एकदम धीरे धीरे करोगे, डेरा डेरा, यानी शरीर क्या रहेगा, पूरा कठुआ रहेगा। सिंपल बात जानिए। उसी तरह लैक्टोबैसिलस के अंदर वो चीज़ नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अब समझेंगे ध्यान से। लेकिन गर्मी के दिन में हॉट टेम्परेचर रहता है, हीट रहता है ना जी। हीट माने क्या, गर्मी। अगर मैं बोल दूं कि रास्ते में जा रहे हैं आप, रास्ते में क्या जा रहे हैं और पूरा धूप है, तो क्या आप धीरे धीरे जाइए, तेजी में जाइएगा, एकदम तेजी तेजी में भागिएगा, तो कहने का मतलब क्या, वहाँ पर हीट है, तो हीट है तो वहाँ पर हीट हो जाएगा, तेजी में भागो। तो उसी तरह गर्मी के दिनों में लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया, ये भी होशियार कहता है तेजी में काम करो, तो तेजी में काम करेगा तो क्या, तुरंत दही जम जाता है। सिंपल बात जानिए, सिंपल बात जानिएगा। ठंडी के समय में फर्मेंटेशन की क्रिया तेजी से नहीं होती है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस धीरे धीरे काम करते हैं और दूध जो है दही बदलने में समय लगता है। लेकिन वही गर्मी में नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करते हैं और होते हैं। यार रखिएगा, ज़्यादा गर्मी होता है ना बाबू,
तो जल्दी दही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है और ज़्यादा खट्टा लगता है। तो दही ज़्यादा खट्टा लगा यानी इसमें भी क्या है, एसिड है, इसमें भी क्या है, एसिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि दही में जो दही में एसिड होता है वो कौन एसिड है, तो लैक्टिक एसिड है। कौन सी बैक्टीरिया काम करता है, तो यार रखिए लैक्टोबैसिलस। क्या बोलिएगा, लैक्टोबैसिलस। याद आएंगे आपका नाम, ये चीज़ है, ठीक है कि नहीं है? मिटा दे इसको। चलिए आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा क्योंकि आपको काम करेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी सारे अपने नाम सुना होगा एसिड का नाम, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, इसका नाम जानिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड है, कौन एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऐसा एसिड होता है जो टमाटर समझे ना जी टमाटर, यानी कि जो टमाटर होते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, ठीक है। टमाटर, अब समझे ध्यान से, इसको याद करने का ट्रिक कैसा है, तो घाना है भोजपुरी में टमाटर नियन गली है ना जी, तो याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, यानी ऑक्जेलिक एसिड समझ में टमाटर में। आप समझो ध्यान से, जो टमाटर होते हैं उसके जो बीज होते हैं, बिया सीड बोलते हैं इसको ना जी, सीड, उसमें ज़्यादा होता है, टमाटर में ज़्यादा नहीं होता। टमाटर के बिया में ज़्यादा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो रस्ट, RUST, रस्ट रिमूव में करते हैं। रस्ट रिमूव का मतलब होता है जंग हटाने में, जंग मन लड़ाई वाला नहीं मेरे भाई, जंग हटाने में, मूर्छा, जंग हटाने में। देखिएगा पहले कपड़ा आता था हुक वाला, यहाँ पर लगा रहता था ऐसे बटन में, चट चट करके लगा दीजिए, चाहे आपने देखे होंगे, हुक वाला कपड़ा होता है। तो उस हुक वाला कपड़ा को अगर क्या कीजिएगा, खींच के साफ उफ करके रख दीजिएगा, तो उसमें हुक जो है वो क्या है, मान के चलिए मेटल है, क्या है मेरे भाई, मेटल है। वो मेटल क्या करेगा, नमी के संपर्क में आएगा, उसको क्या मिल गया, आर्द्रता मिल गया, पानी की मात्रा मिल गया, H2O मिल गया। वो H2O मिला, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करेगा और ऊपर क्या बना लेगा, रोस्ट बना लेगा, यानी जंग लग जाएगा, जिसको बोलते हैं मूर्छा। और वो मूर्छा क्या हो जाएगा, वो दागपन लग जाएगा, वहाँ पर अजीब तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो जो हुक वाले कपड़े होते हैं उनमें याद रखिएगा, उनको हटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझिए ध्यान से, अब इसका और भी जगह है, इसका प्रयोग होता है लैक्टिक एसिड का, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने इसका और भी बॉडी में दिक्कत है। आपने एक चीज़ सुना होगा, स्टोन, पत्थरी पेट में या कहीं भी बॉडी के अंदर बन जाता है। कैसे बन जाता है यार कि उसमें भी ऑक्जेलेट होता है। आपने नाम सुना होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका यूज है, ऑक्जेलेट का प्रयोग है, एसिड है, इसका यूज है। आपने नाम सुना होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम जो ऑक्जेलेट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हमने खाया टमाटर, ठीक है, या आलू खाया, तो जो उसकी छिलका होती है वो हमारे बॉडी में जाती है, और जो कैल्शियम होते हैं, क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो उसको चारों ओर से क्या करेंगे, घेर लेंगे। और क्या होता है, साथ ही हमने क्या, ऑक्जेलिक एसिड है, वो क्या करेगा, इसके संपर्क में आएगा और वहाँ पर इसको क्या बना देगा, स्टोन बना देगा। क्या बना देगा, स्टोन बना देगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पथरी हो गया है आपके पेट में। यार कि सबसे अधिक कहाँ बनता है पथरी, तो यार कि गॉल ब्लेडर में बनता है पथरी, दिक्कत होता है। आप समझेंगे और भी ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को हटा रहे हैं, आपको बेहतर वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यार कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, केला दूध खाते हैं, तो वहाँ से हमें क्या बनेगा, कैल्शियम। तो हमारे हड्डी को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। जब ज़्यादा अमाउंट में अगर हम कैल्शियम ले लेते हैं, तो हमारे बॉडी के पार्ट है जिसका नाम है ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा, कैल्शियम ना जी, कैल्शियम की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में ऑक्जेलिक जो एसिड है, ऑक्जेलिक है, ये दोनों संपर्क में आएंगे,
और जो कोई पदार्थ छोटा सा ऐसा है, कैल्शियम उससे क्या होगा, मिलेगा, और कैल्शियम उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, और ये मिलेगा तो क्या बना देगा, पथरी बना देगा। ये हमारे ब्लड के कनेक्शन से होते हैं, ठीक है। तो ये भी सारे क्या है, एसिड है। ये हमारे यार कि सबसे अधिक क्या होते हैं, गल भारत में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे पथरी का शिकायत हो रहा है तो उसको गॉल ब्लेडर में यानी पित्त के थैली में ज़्यादा क्या होता है, क्या होता है, पथरी होता है। यानी कहने के मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब ब्लड वाला कनेक्शन है। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे कैल्शियम तो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड क्या करेगा, ठीक है, कैल्शियम रहेगा, ऑक्जेली क्या होगा, मिलेगा, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। याद रखिएगा पथरी किसका बना होता है, जो स्टोन बना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ये क्वेश्चन क्लियर है, बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए ध्यान से, आपने नाम सुना होगा, चलिए आपने नाम सुना होगा चींटी। चींटी के डंक में कौन किस तरह का अम्ल होता है। ये देखिए क्वेश्चन जब बनवाएंगे, इंपॉर्टेंट बोला है ना आपको, क्वेश्चन बनवाएंगे तो ये सारा चीज़ आ जाएगा। पूछेगा चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में किस तरह का अम्ल होते हैं, जो आम होते हैं उसमें कौन से अम्ल होते हैं, जो कच्चे आम है उसमें कौन से अम्ल होते हैं ना जी, चाय में कौन से अम्ल होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ पर हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जानेंगे और उसको बेहतर ढंग से जानेंगे। चलिए इतने ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।